हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड की मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर थर्ड के ही चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 7 रेडियो प्रसारण 1870 के दशक से सरकार की नीतियाँ और बैंडविड्थ मामले के बारे में। तो स्टूडेंट, सोचिए 1970 का भारत एक ऐसा समय जब रेडियो केवल गानों और खबरों का साधन नहीं था, बल्कि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था। तो एक शक्तिशाली माध्यम उस टाइम पर यह बन चुका था। सरकार की नीतियाँ, जनता की जरूरतें और तकनीक में बदलाव ने रेडियो को सूचना और शक्ति का बड़ा स्रोत बना दिया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे 1970 के दशक से भारत में रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ा माध्यम बन गया। तो इन स्टूडेंट, 1970 के दशक का जो समय था उसमें भारत का रेडियो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं था, बल्कि सूचना और राजनीति का हथियार भी बन गया था। सरकार की नीतियों, तकनीकी बदलावों और जनता की जरूरत ने रेडियो के स्वरूप को बदल दिया। तो जो सरकार की नीति और जनता की अपेक्षाएं थी, उसने रेडियो को एक नई पहचान दी। इस दौर में रेडियो पर नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था। तो इस दौर में जो सबसे अहम सवाल था वो यही था कि क्या रेडियो सरकार का नियंत्रित साधन रहेगा या जनता की स्वतंत्र आवाज बनेगा। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1970 के दशक से सरकारी नीतियां और बैंडविड्थ मामले। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंडविड्थ मामले और 1970 के दशक की सरकारी नीतियों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय, वाणिज्यिक और ग्रामीण स्तरों पर रेडियो प्रसारण। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय, व्यापारिक और ग्रामीण स्तर पर रेडियो प्रसारण। तो सरकार ने रेडियो को राष्ट्रीय एकता और विकास का माध्यम माना। राष्ट्रीय स्तर पर समाचार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित हुए। तो जो सरकार थी उसने रेडियो को राष्ट्रीय एकता और विकास का साधन माना। राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वे भी प्रसारित होने लगे थे। 1970 के दशक में व्यावसायिक प्रसारण शुरू हुआ। इसमें विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम आने लगे। तो इसी दौरान जो रेडियो था उस पर व्यावसायिक प्रसारण भी शुरू हुए, विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम भी आने लगे। ग्रामीण स्तर पर रेडियो को कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामोद्योग कार्यक्रम से जोड़ा गया। तो गांव में स्वास्थ्य, कृषि और साक्षरता से जुड़े कार्यक्रमों ने किसानों और ग्रामीण समाज को एक नई दिशा प्रदान करी। इससे किसानों और ग्रामीण समाज को नई तकनीक और जानकारी मिल सकी। तो हम कह सकते हैं कि 1970 का रेडियो शहर और गांव दोनों को जोड़ने वाला पुल बन गया। एक सेतु के रूप में उसने कार्य किया। तो यही था हमारा राष्ट्रीय, वाणिज्यिक और ग्रामीण स्तरों पर रेडियो प्रसारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मीडिया का दुरुपयोग और स्वायत्तता की खोज। तो अब हम बात कर लेते हैं मीडिया का दुरुपयोग कब कब हुआ, कैसे हुआ। तो आपातकाल 1975 से 77 में रेडियो का इस्तेमाल सरकार ने प्रचार और औजार के रूप में किया। लेकिन स्टूडेंट, जो 1975 से 1977 के बीच लगा आपातकाल था, जो हमारी इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के काल में जो लगी थी, उसमें रेडियो का इतिहास का काला दौर बन गया था।
जो रेडियो थे उन्होंने जो सरकार थी उन्होंने रेडियो और टीवी का इस्तेमाल केवल अपने प्रचार के लिए नहीं किया, बल्कि विपक्षी विचारों को दबा दिया गया और जनता एक तरफा जानकारी दी गई। इस अनुभव के बाद रेडियो की स्वायत्तता की मांग उठी। तो इस जो ये अनुभव था, इस अनुभव ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया कि क्या रेडियो को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। तो यही से उठी मांग, रेडियो को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो बुद्धिजीवी और मीडिया कर्मियों ने कहा प्रसारण सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। तो यही से ये मांग मिली थी कि जो रेडियो है उसको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो यही था हमारा मीडिया का दुरुपयोग और स्वायत्तता की खोज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रसार भारती विधेयक को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रसार भारती विधेयक के बारे में। तो 1990 में संसद ने प्रसार भारती अधिनियम पारित किया। उद्देश्य था आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त संस्था बनाना। तो 1990 के में जो समय था उसमें संसद ने प्रसार भारती अधिनियम पारित किया, जिसका मकसद यही था कि जो आकाशवाणी एआईआर है और जो दूरदर्शन है उनको एक स्वायत्त संस्था बना दिया जाए। तो 1997 में यह अधिनियम लागू हुआ और प्रसार भारती अस्तित्व में आया। इसके तहत रेडियो और टीवी को स्वतंत्र रूप से जनता के हित में काम करने का अवसर मिला। तो जब ये 1997 में ये अधिनियम लागू हो गया तो जो प्रसार भारती था वो अस्तित्व में आ गया और जो अब रेडियो और टीवी था वो जनता के हित में स्वतंत्र रूप से काम करने का उसको अवसर मिल गया। और यही भारतीय मीडिया स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो ये तो हमारा प्रसार भारती विधेयक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एफएम रेडियो का उदय। तो 1990 के दशक में भारत में एफएम रेडियो आया। तो 1990 का जो दशक था उसने रेडियो को एक नया चेहरा दिया, वो था हमारा एफएम रेडियो। एफएम की खासियत थी बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और लोकल कार्यक्रम। शुरू में एआई ने एफएम शुरू किया, लेकिन बाद में निजी कंपनियों को भी अनुमति दी गई। तो बेहतर ध्वनि गुणवत्ता, स्थानीय कार्यक्रम और मनोरंजन से भरपूर आरजे शो ने युवाओं का दिल जीत लिया। इससे रेडियो मनोरंजन केंद्रित हुआ, म्यूजिक, आरजे शो और इंटरएक्टिव कार्यक्रम भी लोकप्रिय हुए। तो जो एफएम रेडियो था उसने रेडियो को मनोरंजन का केंद्र बना दिया। तो यही था हमारा एफएम रेडियो का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में सामुदायिक रेडियो। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत में सामुदायिक रेडियो के बारे में। तो 2000 के दशक में भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो की अनुमति दी। इसे विश्वविद्यालयों, एनजीओ और ग्रामीण संगठनों को चलाने की छूट मिली। तो जो 2000 का दशक था उसमें भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो की अनुमति दे दी। तो अब जो इसको चला सकते थे वे थे विश्वविद्यालय, एनजीओ और ग्रामीण संगठन। इसका उद्देश्य था स्थानीय स्तर पर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर प्रसारण। सामुदायिक रेडियो ने ग्रामीण और छोटे शहरों में जागरूकता और विकास में अहम भूमिका निभाई। तो यह जो रेडियो था वो अब समाज के विकास का हथियार बन चुका था। तो यही था हमारा भारत में सामुदायिक रेडियो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉडकास्टिंग, या जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं, जो कि हमारा डिजिटल युग था। तो इंटरनेट के विस्तार के साथ रेडियो का नया रूप पॉडकास्टिंग आया। पॉडकास्ट का मतलब है रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कार्यक्रम जिन्हें कोई भी अपनी सुविधा से सुन सकता था। तो इंटरनेट के विस्तार से जो रेडियो का नया रूप सामने आया वो था हमारा पॉडकास्टिंग। पॉडकास्ट का मतलब यही था कि जो रिकॉर्ड किए गए ऑडियो थे, प्रोग्राम थे, जिन्हें कोई भी कभी भी और अपनी सुविधा के अनुसार वो सुन सकता था। इससे रेडियो को डिजिटल रूप मिला और वैश्विक स्तर पर सामग्री साझा करने का अवसर भी उसको मिला। तो इसने जो रेडियो था उसको डिजिटल रूप दे दिया था और लोगों को वैश्विक स्तर पर भी जोड़ दिया था। भारत में 2010 के बाद पॉडकास्टिंग तेजी से लोकप्रिय हुआ। तो ये था हमारा पॉडकास्टिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से पूरी यात्रा को एक उसमें समेट लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1970 का दशक देखेंगे, जिसमें रेडियो का राष्ट्रीय, व्यावसायिक और ग्रामीण विस्तार हुआ। फिर आपातकाल में सरकार ने रेडियो का दुरुपयोग किया, जिससे कि स्वायत्तता की मांग उठी। फिर 1990 में प्रसार भारती अधिनियम पारित हुआ और 1997 में इसे लागू भी कर दिया गया। और 1990 के दशक में एफएम रेडियो का उदय हुआ,
जो कि जिससे कि मनोरंजन केंद्र में एफएम रेडियो के ऊपर आ गया था। 2000 के दशक में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत हुई। उसके बाद आया हमारा डिजिटल युग, जिसमें पॉडकास्टिंग का विकास हुआ। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, यानी कि जो रेडियो थी उसने समय के साथ बदलते हुए अपनी भूमिका निभाई, कभी सूचना का साधन, कभी मनोरंजन का, और आज डिजिटल युग में वैश्विक संवाद का माध्यम। तो रेडियो की कहानी सिर्फ ध्वनि ही नहीं, बल्कि समाज की आवाज की भी है। तो 1970 से लेकर आज के पॉडकास्टिंग युग तक यह सफर हमें यही बताता है कि तकनीक बदलती है, लेकिन संवाद की ताकत कभी कम नहीं होती। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही थी हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।